नमस्कार, मैं हूं अंकिता नेगी और द कुलिन शो में आपका स्वागत है। द कुलिन शो में आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और प्रशासन की, क्योंकि ईरान के खिलाफ अपने तथाकथित इकोनॉमिक डे का ऐलान कर दिया है। अमेरिका का दावा यह है कि प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था की उन तमाम नसों को दबाने के लिए है जिनके सहारे तेहरान अब तक दुनिया के साथ कारोबार करता आया है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या वाकई ईरान के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बम है, क्योंकि ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और दावा है कि ये प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था की उन तमाम नसों को दबाने के लिए है जिनके सहारे तेहरान अब तक दुनिया के साथ कारोबार करता आया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई ईरान के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बम है, क्योंकि ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। चीन आज भी उसके तेल का बड़ा खरीदार है और ईरान ने प्रतिबंधों से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है। तो क्या ट्रंप का ये इकोनॉमिक डी-डे ईरान को झुकाने के लिए बजाय सिर्फ एक और प्रतिबंध पैकेज बनकर रह जाएगा? आज कुलीन शो में समझेंगे अमेरिका के इस इकोनॉमिक बम की पूरी कहानी। क्या है ट्रंप का प्लान? ईरान की कमजोरी क्या है? चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्यों है? और आखिर क्यों ये प्रतिबंध ईरान को झुकाने में नाकाम हो सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। ईरान पर अमेरिका का इकोनॉमिक डी-डे। क्या ट्रंप का आर्थिक बम सच में तेहरान को झुका पाएगा? सोमवार 24 अगस्त 2026 अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान किया जिसे ट्रंप प्रशासन ने नाम दिया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। नाम बड़ा है, दावा उससे भी बड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि अब ईरान की अर्थव्यवस्था को सिर्फ निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसके बचे हुए हर आर्थिक रास्ते को बंद किया जाएगा। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक लक्ष्य है ईरान की उन सभी आर्थिक जीवन रेखाओं को काट देना जिनके जरिए तेहरान दुनिया से पैसा, तेल, तकनीक और व्यापार हासिल कर रहा है। करीब 60 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर कार्रवाई की गई है। अमेरिका ने 5 प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बनाया है: डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, गोल्ड एविएशन और शिपिंग। साथ ही उन विदेशी कंपनियों और संस्थाओं पर भी सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा बढ़ाया गया है जो ईरान के साथ कारोबार जारी रखती है। तो सवाल है, क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार चला दिया है, या फिर ये एक ऐसा आर्थिक बम है जिसकी आवाज बहुत बड़ी है लेकिन जिसका असर उतना बड़ा नहीं होगा? आइए समझते हैं। पहला सवाल, इकोनॉमिक डी-डे आखिर है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध में डी-डे उस ऐतिहासिक सैन्य अभियान का नाम था जिसने यूरोप में मित्र देशों की निर्णायक कार्रवाई की शुरुआत की थी। अब अमेरिका ने उसी शब्द का इस्तेमाल आर्थिक युद्ध के लिए भी किया है, लेकिन ये एक दिलचस्प अंतर है। डी-डे का मतलब था एक निर्णायक हमला, जबकि ईरान के मामले में अमेरिका का नया अभियान वास्तव में एक लंबी, धीरे धीरे कसने वाली आर्थिक शिकंजे की रणनीति दिखाई देता है। अमेरिका दूसरे देशों से कह रहा है, ईरान के साथ आर्थिक संबंध कम कीजिए, वरना अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था तक आपकी पहुंच खतरे में पड़ सकती है। यानी निशाना सिर्फ ईरान नहीं है, निशाना उन देशों, कंपनियों, बैंकों, जहाजों और बिचौलियों का एक नेटवर्क भी है जो ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। और इसी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। ईरान प्रतिबंधों से नया परिचित देश नहीं है। 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते लगातार टकराव में रहे हैं और दशकों से
ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता आया है, इसीलिए यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था ने एक तरह से प्रतिबंधों से बचने का सिस्टम विकसित कर लिया है। जब सामान्य बैंकिंग चैनल बंद होते हैं तो वैकल्पिक चैनल खोजे जाते हैं। जब डॉलर में लेन देन मुश्किल होता है तो दूसरी मुद्राओं और जटिल प्रक्रियाओं को, जटिल भुगतान नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका एक प्रोसेस होता है। जब कोई जहाज प्रतिबंधों की निगरानी में आता है तो व्यापार के रास्ते और कंपनियां बदल दी जाती हैं। यानी प्रतिबंध ईरान के लिए कोई नई बीमारी नहीं है। कई दशकों से वो इसी बीमारी के साथ जीना सीख चुका है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या का जिक्र भी करेंगे। क्या अमेरिका ने वास्तव में कुछ नया किया है? अमेरिका पहले ही ईरान के तेल क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा चुका है। ईरानी बैंकों पर कार्रवाई हो चुकी है। तेल की बिक्री, शिपिंग नेटवर्क, सैन्य खरीद और वित्तीय मध्यस्थों को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। अब नए अभियान में 5 क्षेत्रों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। पहला है डिजिटल एसेट्स, दूसरा है टेक्नोलॉजी, गोल्ड, एविएशन और शिपिंग। इसीलिए आलोचकों का सवाल है, अगर पुराने आर्थिक दरवाजे पहले ही बंद किए जा चुके हैं तो नया दरवाजा कौन सा बंद किया गया है? यही वजह है कि कुछ विश्लेषकों को यह अभियान एक बिल्कुल नई आर्थिक रणनीति के बजाय पहले से चली आ रही अधिकतम दबाव की नीति का विस्तार दिखाई देता है। और यही इकोनॉमिक डे की स्टोरी है। यही इकोनॉमिक डे की तुलना थोड़ी कमजोर पड़ती है, क्योंकि निर्णायक आर्थिक हमला तभी निर्णायक होगा, तभी सक्सेस होगा जब वह ईरान के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों को भी मजबूर कर दे। और यहाँ सबसे बड़ा नाम है चीन। चीन की सबसे बड़ी आर्थिक जीवन रेखा। ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। अमेरिका की समस्या यह है कि ईरान से तेल खरीदने वाला हर खरीदार अमेरिकी प्रतिबंधों से डरता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चीन के स्वतंत्र रिफाइनर लंबे समय से ईरानी तेल को डिस्काउंट पर खरीदते रहे हैं और इसके लिए ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल होता है जिन्हें आम भाषा में शैडो फ्लीट कहा जाता है। इन जहाजों की पहचान बदल सकती है। तेल की उत्पत्ति को छिपाने के तरीके अपनाए जा सकते हैं। जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर किया जा सकता है। भुगतान अमेरिकी डॉलर की पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है। रॉयटर्स के अनुसार अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में चीन को ईरानी तेल की शिपमेंट जुलाई की तुलना में काफी नीचे आई थी, लेकिन इसके बावजूद ईरानी तेल का चीन तक पहुंचना पूरी तरह बंद नहीं हुआ। पहले 2026 में ईरान से चीन को तेल की मात्रा 1.58 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुकी थी। यानी अमेरिका के सामने असली चुनौती है। ईरान को प्रतिबंधित करना आसान है, लेकिन ईरान को दुनिया से पूरी तरह काटना बेहद मुश्किल है। और यही वजह है कि चीन पर कार्रवाई सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर अमेरिका किसी बड़े चीनी बैंक या फिर बड़े चीनी वित्तीय संस्थान पर कठोर सेकेंडरी सैंक्शन लगाता है तो मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, मामला अमेरिका बनाम चीन भी बन सकता है। और अमेरिका शायद फिलहाल इस जोखिम को पूरी तरह लेने से बच रहा है। और यही बात इस इकोनॉमिक डी डे की सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। अमेरिका ने ईरान के नेटवर्क को निशाना बनाया है, लेकिन चीन के साथ टकराव को कितना आगे ले जाना है, इस बात पर अभी सावधानी दिखाई दे रही है। तीसरा और अहम सवाल, क्या ईरान की अर्थव्यवस्था वाकई मजबूत है? यहां तस्वीर एक तरफा नहीं है। ये कहना भी गलत होगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का ईरान पर कोई असर नहीं है। ईरान की मुद्रा बुरी स्थिति में है,
महंगाई बहुत ऊंची है, तेल के निर्यात पर दबाव है और युद्ध तथा आर्थिक प्रतिबंधों ने गैर तेल क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए अमेरिका का आर्थिक दबाव निश्चित तौर पर ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन असली सवाल यह भी है कि नुकसान और आत्मसमर्पण में कितना अंतर है। यही वो बिंदु है जिसे समझना बेहद जरूरी है। प्रतिबंध किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन क्या वे उस देश की सरकार को उसकी रणनीतिक मांगे छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं? और इसका जवाब हमेशा हाँ नहीं होता। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से बात करते हुए एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक ने भी सवाल उठाया कि जब पहले से ही इतने व्यापक प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं तो नए प्रभावी प्रतिबंधों की गुंजाइश सीमित हो सकती है। और अब कहानी में भारत भी आ गया है। 25 अगस्त को अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े 4 भारतीय कारोबारों पर भी प्रतिबंध लगाए। यह दिखाता है कि अमेरिकी अभियान सिर्फ ईरानी संस्थाओं तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन उन विदेशी कंपनियों और नेटवर्कों को भी निशाना बना रहा है जिनके जरिए ईरान का व्यापार चलता है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका की रणनीति है कि ईरान के साथ कारोबार करने की कीमत इतनी बढ़ा दी जाए कि दुनिया की कंपनियां खुद पीछे हटने लगे। लेकिन यही रणनीति अमेरिका के लिए एक और मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि जितना ज्यादा अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शन का इस्तेमाल करेगा, उतना ही ज्यादा वह दूसरे देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और इससे सवाल उठेगा, क्या दुनिया अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर हमेशा निर्भर रहना चाहेंगी? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे फेल हो गया? अभी नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रतिबंधों की घोषणा को अभी महज कुछ दिन हुए हैं। इनका वास्तविक असर महीनों में दिखाई देगा। अगर ईरान का तेल राजस्व तेजी से गिरता है, अगर चीन और दूसरे खरीदार ईरानी तेल लेना बंद कर देते हैं, अगर शैडो फ्लीट के नेटवर्क टूटते हैं और बैंक व वित्तीय मध्यस्थ ईरान से दूरी बनाने लगते हैं, तो यह अभियान काफी प्रभावी साबित हो सकता है। लेकिन अगर ईरान वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था खोजता रहा, चीन तेल खरीदता रहा, शैडो फ्लीट काम करती रही और गैर पश्चिमी देश अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के रास्ते निकालते रहे, तो इकोनॉमी डी-डे सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक नाम बनकर रह सकता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के सामने है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली वित्तीय व्यवस्था है। डॉलर आज भी वैश्विक व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन हर हथियार की एक सीमा होती है। अगर अमेरिका हर देश और हर कंपनी से कहे कि ईरान के साथ व्यापार बंद करो वरना अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से बाहर कर दिए जाओगे, तो कुछ देश मान जाएंगे, कुछ कंपनियां डर जाएंगी, लेकिन कुछ देश वैकल्पिक रास्ते भी खोजेंगे। और यही लंबी अवधि में दुनिया को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की ओर धकेल सकता है जहां व्यापार के लिए अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर निर्भरता कम करने की कोशिश बढ़े। इसीलिए ईरान के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं है, ईरान की अर्थव्यवस्था की लड़ाई नहीं है, ये डॉलर की ताकत की भी परीक्षा है। आखिर में तस्वीर क्या बनती है? अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा आर्थिक अभियान शुरू किया है। इसमें नए सेक्टर, नए नेटवर्क और सेकेंडरी सैंक्शन का बड़ा खतरा शामिल है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है। उसके पास चीन जैसे बड़े आर्थिक साझेदार है, उसके पास दशकों का प्रतिबंध झेलने का अनुभव है, उसके पास वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क है और उसके सामने अमेरिका भी एक दुविधा में है। ईरान पर इतना दबाव कैसे बनाया जाए कि तेहरान झुके, लेकिन इतना नहीं कि चीन और दूसरे बड़े देश सीधे टकराव में आ जाए।
ये इस इकोनॉमिक डी-डे की असली कहानी है। और यहीं पर क्योंकि आर्थिक युद्ध में बम गिरने की आवाज नहीं आती, यहां लड़ाई जहाजों, बैंकों, तेल के कार्गो, भुगतान नेटवर्क, डिजिटल एसेट्स और डॉलर की ताकत के जरिए लड़ी जाती है। और फिलहाल सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने आर्थिक बम गिरा दिया है या नहीं, सवाल ये है क्या वो बम ईरान की अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि तेहरान झुक जाए, या फिर ईरान एक बार फिर प्रतिबंधों के बीच जीने का रास्ता खोज लेगा। आने वाले महीने इस सवाल का जवाब देंगे और शायद तब पता चलेगा कि अमेरिका का इकोनॉमिक डी-डे वास्तव में ईरान के लिए निर्णायक हमला था या सिर्फ एक और आर्थिक चेतावनी। ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इस पर है कि क्या ईरान के प्रतिबंध पर झुकेगा। द कूलिंग शो में आज हम अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिका और कनाडा के नए झगड़े को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर कम से कम 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लागू कर दिए हैं और अब इसके बाद दोनों देशों के बीच तू मैं और तेज हो गई है। द कूलिंग शो में आज हम समझेंगे इस पूरी कहानी को, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा की कारों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ को 50% तक बढ़ाने की भी धमकी दी है, जिसे 1 जनवरी 2027 से लागू करने की बात कही गई है। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान से पहले ही कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डग फोर्ट ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर बेहद तीखा हमला बोल दिया। डग फोर्ट प्रीमियर ओंटारियो यानी कि जो विवाद अब तक व्यापार और टैरिफ तक सीमित था, वो अब व्यक्तिगत बयानबाजी तक पहुंच चुका है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक कहानी है। अमेरिका और कनाडा सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बेहद गहराई से जुड़ी हुई हैं। दोनों देशों के बीच हर साल करीब 900 अरब डॉलर का व्यापार होता है। खासकर ऑटो इंडस्ट्री में दोनों देशों की सप्लाई चेन इस कदर जुड़ी हुई है कि एक देश का फैसला दूसरे देश की फैक्ट्री, वहां काम करने वाले मजदूर और आखिर में आम ग्राहक की जेब तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ट्रंप कनाडा पर कितना टैरिफ लगाएंगे। असली सवाल ये है कि इस ट्रेड वॉर की कीमत अमेरिका को खुद कितनी चुकानी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने कनाडाई सामानों पर भारी टैरिफ लागू कर दबाव बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर पर 50% तक के नए टैरिफ की चेतावनी ने अब चिंता और भी बढ़ा दी है। ट्रंप की रणनीति ये बिल्कुल साफ है कि कनाडा से आने वाले सामान को महंगा करो ताकि कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए मजबूर हो। लेकिन यहां सबसे बड़ी मुश्किल ऑटो इंडस्ट्री में है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन ये एक काम करती है और एक कार का कोई पार्ट कनाडा में बनता है, अमेरिका की फैक्ट्री में पहुंचता है, वहां दूसरे पार्ट के साथ जुड़ता है और फिर तैयार वाहन दोबारा सीमा पार कर सकता है। यानी बॉर्डर इस इंडस्ट्री के लिए रुकावट नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में अगर किसी पार्ट पर 50% टैरिफ लगता है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, अमेरिकी फैक्ट्री की उत्पादन लागत बढ़ेगी और कंपनी के सामने 2 विकल्प होंगे, या तो बड़ी भी लागत खुद सहे या फिर उसकी कीमत ग्राहकों से वसूले। मतलब जिस नीति का मकसद अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना है, उसका असर अमेरिकी ग्राहकों के लिए महंगी कारों और महंगे ऑटो पार्ट्स के रूप में भी सामने आ सकता है। और मामला सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं है। अगर कोई जरूरी पार्ट महंगा हो गया
या उसकी सप्लाई रुक गई तो पूरी फैक्ट्री की उत्पादन प्रभावित हो सकती है और इसका असर सप्लायर, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, गोदाम और हजारों नौकरियों तक पहुंच सकता है। ओंटारियो से लेकर अमेरिका के मिशिगन जैसे ऑटो हब तक लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। यानी अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है तो सिर्फ कनाडा को नुकसान नहीं होगा, अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी वर्कर्स को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कनाडा ने भी यह साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 8 सितंबर 2026 से लागू होने हैं। यानी अमेरिका कनाडाई सामान को महंगा करेगा और कनाडा अमेरिकी सामान को। यही ट्रेड वॉर का सबसे खतरनाक चक्र है। एक देश टैरिफ लगाता है, दूसरा जवाब देता है और फिर दोनों तरफ लागत बढ़ती जाती है। लेकिन इस पूरे विवाद में डग फॉर्ड की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। ओंटारियो कनाडा का सबसे बड़ा औद्योगिक और ऑटोमोटिव केंद्र है, इसलिए फोर्ड जानते हैं कि अमेरिकी टैरिफ का असर कनाडा के ऑटो सेक्टर पर कितना बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने ट्रंप को लूजर तक कह दिया और उनके व्यवहार की तुलना एक स्कूल बुली से की है। हालांकि अगले ही दिन उनका रुख कुछ नरम दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि दोनों देशों को व्यक्तिगत विवाद से आगे बढ़कर बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। अमेरिका को कनाडा से ऊर्जा, स्टील, ऑटो पार्ट्स और कई जरूरी औद्योगिक सामान मिलते हैं। यही कनाडा की अर्थव्यवस्था अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर है और इसीलिए दोनों देशों के पास एक दूसरे पर दबाव बनाने की ताकत जरूर है, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह अलग होने की कीमत भी बहुत ज्यादा है। अब सवाल है, क्या ये विवाद 1 जनवरी 2027 तक एक फुल स्केल ट्रेड वॉर में बदल जाएगा? इसका जवाब अभी साफ नहीं है। आने वाले महीनों में दोनों देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है। अगर समझौता हो जाता है तो टैरिफ कम किए जा सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत नाकाम होती है और ऑटो सेक्टर पर 50% तक के नए टैरिफ लागू होते हैं तो अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ट्रेड वॉर में अक्सर कोई एक पक्ष पूरी तरह नहीं जीतता। अमेरिका कनाडा पर दबाव जरूर बना सकता है, कनाडा जवाबी टैरिफ जरूर लगा सकता है, लेकिन अगर दोनों देश अपनी ही जुड़ी हुई सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी कीमत आखिरकार कंपनियां, मजदूरों और आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए अब असली सवाल ये नहीं है कि ट्रंप कनाडा को कितना झुका पाएंगे। असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका और कनाडा अपने ही आर्थिक रिश्ते को इतना नुकसान पहुंचा देंगे कि अंत में दोनों को वापस बातचीत की मेज पर आना पड़े। फिलहाल 8 सितंबर 2026 से कनाडा की जवाबी कार्रवाई और 1 जनवरी 2027 से प्रस्तावित नए ऑटो टैरिफ की तारीख सामने है। अब आने वाले महीने ये तय करेंगे कि ये सिर्फ एक और राजनीतिक दबाव की रणनीति है या फिर अमेरिका और कनाडा के बीच एक लंबी ट्रेड वॉर की शुरुआत। तो ट्रंप का कनाडा पर यह टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। ऑटो सप्लाई चेन पर भी संकट मंडराने लगा और अब द कुलिन शो में अगली खबर है चीन की उस नई सैन्य क्षमता को लेकर जिसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। चीन ऐसी हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो सिर्फ जमीन या समुद्र पर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हवा में उड़ते हुए दुश्मन के विमान को भी निशाना बना सकती है। यानी अमेरिका के
वे विमान भी अब खतरे के दायरे में आ सकते हैं, जो आमतौर पर युद्ध क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर रहकर पूरे सैन्य अभियान को संचालित और सहायता प्रदान करते हैं। इनमें अमेरिका के निगरानी विमान, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और उसका अत्यंत महत्वपूर्ण E-4V नाइट वॉच विमान भी शामिल है। अगर चीन की ये क्षमता वास्तव में उतनी प्रभावी साबित होती है जितने दावे किए जा रहे हैं, तो ये अमेरिका और चीन के बीच चल रही सैन्य प्रतिस्पर्धा को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। दरअसल इस पूरी कहानी के केंद्र में है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, यानी ऐसा हथियार जो ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति से उड़ सकता है और वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अपनी दिशा और ऊंचाई में बदलाव करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में इसका रास्ता अनुमान लगाना अधिक कठिन हो सकता है। यही वजह है कि ऐसी मिसाइलों को रोकना वायु रक्षा प्रणालियों के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है। चीन पहले ही DF-17 जैसी मिसाइलों के जरिए हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक को सैन्य क्षमता में शामिल कर चुका है। अब जिस क्षमता की चर्चा हो रही है वह इसे और खतरनाक बना सकती है। दावा यह है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन हवा में रहते हुए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी दाग सकता है। अगर ये क्षमता बड़े पैमाने पर सफल होती है तो ये दुनिया की सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। अब सवाल है कि इसका सबसे बड़ा खतरा किसे है? अमेरिका के उन विमानों को जो सीधे युद्ध के मैदान में लड़ाई नहीं करती, लेकिन पूरे हवाई अभियान को चलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए AWACS विमान दूर से दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों पर नजर रखते हैं। हवा में ईंधन भरने वाले विमान अमेरिकी लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक अभियान चलाने में मदद करते हैं। वहीं E-4V नाइट वॉच जैसे विमान संकट की स्थिति में अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य कमान और संचार व्यवस्था के लिए बेहद अहम है। अब अगर ऐसे विमानों को हजारों किलोमीटर दूर से निशाना बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है तो अमेरिकी सेना के लिए समस्या बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि लड़ाकू विमान भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन उन्हें ईंधन देने वाला विमान अगर पीछे हटने पर मजबूर हो जाए, निगरानी विमान को सुरक्षित दूरी पर ले जाना पड़े या सैन्य कमान के विमान लगातार खतरे में रहे, तो पूरे हवाई अभियान की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि चीन की बढ़ती मिसाइल क्षमता और इस क्षमता को लेकर अमेरिका की चिंता सिर्फ एक मिसाइल तक सीमित नहीं है। चीन पिछले कुछ सालों से अपनी पूरी मिसाइल उत्पादन क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। अमेरिकी आंकलनों और उपग्रह तस्वीरों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार चीन से जुड़ी 136 महत्वपूर्ण मिसाइल और रॉकेट केंद्रों की पहचान की गई है। इनमें मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां, अनुसंधान केंद्र और परीक्षण स्थल शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 के बाद इनमें से 60% से अधिक केंद्रों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। इस विस्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन केंद्रों में करीब 2 करोड़ 10 लाख वर्ग फुट अतिरिक्त क्षेत्र विकसित किया गया है। यानी सिर्फ चीन नई मिसाइलें नहीं बना रहा, बल्कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर बड़े पैमाने पर मिसाइलों का उत्पादन करने की क्षमता भी तैयार कर रहा है। अब बात चीन के मिसाइल भंडार की करें तो अमेरिकी रक्षा विभाग के आकलन के अनुसार चीन के पास 3150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा उसके पास बड़ी संख्या में क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इनमें जमीन से छोड़े जाने वाली, समुद्र से छोड़े जाने वाली और विमान से छोड़े जाने वाले मिसाइलें शामिल हैं। यानी चीन के पास अलग अलग दूरी और अलग अलग लक्ष्यों के लिए मिसाइलों का एक बहुत बड़ा विविध भंडार मौजूद है।
और इनमें बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें एक ही तस्वीर दिखाती है। अमेरिका अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर दुनिया के दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर मोर्चे पर उसे चुनौती मिल रही है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का इकोनॉमिक टी-डे हो या कनाडा पर भारी टैरिफ, सवाल यही है कि अमेरिकी दबाव कितना असरदार साबित होगा। वहीं चीन की बढ़ती हाइपरसोनिक और मिसाइल क्षमता ये संकेत दे रही है कि सैन्य ताकत का संतुलन भी अब तेजी से बदल रहा है। ईरान प्रतिबंधों के बीच वैकल्पिक रास्ते खोज चुका है। कनाडा जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है और चीन अमेरिका की सैन्य रणनीति को चुनौती दे रहा है। यानी दबाव बढ़ाने की अमेरिकी रणनीति के सामने दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। आने वाला वक्त बताएगा कि अमेरिका अपनी ताकत से इन चुनौतियों को झुका पाएगा या फिर यह आर्थिक और सैन्य टकराव खुद अमेरिका के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगे। और इसी तरह वैश्विक खबरों के लिए आप देखते रहे द खुलेन शो। अंकिता नेगी के साथ नमस्कार।